Hello everyone. In my last video, we have discussed about MCP card, Mother and Child Protection Card. राजस्थान में जिसे ममता कार्ड के नाम से जाना जाता है। और इस पिछले वीडियो में हमने बात की थी एंटीनेटल केयर के बारे में। एंटीनेटल केयर प्रसव के पूर्व की देखभाल, माँ को किस तरह की, गर्भवती स्त्री को किस तरह की आहार की आवश्यकता होती है, किस तरह से पंजीकरण कराया जाता है, कौन कौन से सरकार के द्वारा लाभ लिए जा सकते हैं और किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है। आशा सहयोगिनी, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर्स किस प्रकार से प्रसव में सहायता प्रदान करते हैं, इस तरह का डिस्कशन हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था। अब हम बात करेंगे पोस्टनेटल केयर। पोस्टनेटल केयर, एंटीनेटल केयर जो था वो तो फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ था। एंटीनेटल केयर क्या था? प्रसव के पूर्व की जो देखभाल है वो क्या था? अगर आपको ध्यान हो तो वो था, उसका जो पीरियड था वो क्या था? फ्रॉम कंसेप्शन जब स्त्री के पास गर्भ ठहरा हो, जब वो गर्भवती हुई हो, तब फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, और जब बच्चे का जन्म हो। ये जो काल है ये एंटीनेटल केयर कहलाता है, प्रसव पूर्व देखभाल। और जो पोस्टनेटल केयर है उसका समय है फ्रॉम बर्थ, जन्म से, बर्थ टू 45 डेज़ या 6 वीक्स, अप टू 6 वीक्स। तो क्योंकि आपने भी सुना होगा कि अगर गर्भवती स्त्री के लिए जब वो शिशु पैदा हो जाता है तो शिशु के पैदा होने के बाद उसको अत्यंत देखभाल की आवश्यकता होती है, और शिशु को भी देखभाल की आवश्यकता होती है। और ये सभी जानते हैं कि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बच्चा माँ से दूध ग्रहण करता है। और ये आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है कि 40 दिन तक जो है, एक तरह से उसको सूतक अवस्था कहते हैं, जिसमें कि 40 दिन तक जो गर्भवती स्त्री जिसने कि बच्चे को जन्म दिया है, जन्म के बाद उससे बहुत उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है, और 40 दिन उनको आराम करने की, अच्छा आहार खाने की, भरपूर नींद लेने की सलाह दी जाती है, और परिवार इसमें हमेशा सहयोग करता है। तो और उसमें गोंद के लड्डू, आपने सुना होगा कि गोंद के लड्डू बहुत अच्छी तरह से बनाकर खिलाए जाते हैं, पौष्टिक आहार खिलाया जाता है, और जिससे कि माँ को संपूर्ण आराम मिल सके, उसके लिए परिवार वाले पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, और बच्चे की भी अच्छी तरह से देखभाल करने के, जिससे वो लायक हो जाए। तो ये जो समय है इसे हम पोस्टनेटल केयर या प्रसव के बाद की देखभाल कहते हैं। ये जो मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, इसमें प्रसव के बाद क्या क्या देखभाल की जाती है, किस तरह से जो आशा सहयोगिनी या एएनएम उसमें नोट करते हैं, ये जो कार्ड है उसमें क्या क्या बताया गया है, आइए इस पे वापस से डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो लिखी जाती है प्रसव की तिथि। मान लीजिए कि जिस भी डेट को बच्चा जो है वो पैदा हुआ, तो वो डेट यहाँ पे लिख दी जाती है। दूसरी बात, प्रसव का स्थान। फिर संस्था, अगर स्वास्थ्य संस्था जहाँ पे कि प्रसव कराया गया है, डिलीवरी कराई गई है, तो उस संस्था का नाम होता है। अब ये भी देखा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी है, सामान्य प्रसव है, असिस्टेड डिलीवरी है या सिजेरियन है। सिजेरियन मतलब ऑपरेशन से, नॉर्मल तो आप सभी जानते हैं कि सामान्य प्रसव। असिस्टेड डिलीवरी जो होती है वो है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, या जो वेंट हाउस सक्शन कप के द्वारा जब बेबी की डिलीवरी की जाती है, या जिसे हम फोर्सिप डिलीवरी भी कहते हैं। वेंट हाउस सक्शन कप या फोर्सिप डिलीवरी, ये जो है ये असिस्टेड डिलीवरी के रूप में जाना जाता है। तो उस तरह से जो भी अगर किस तरह की डिलीवरी हुई है उस पर
ये नोट कर दिया जाता है। घर का एड्रेस, फिर जो SBA और अन्य ये जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दी गई हैं। समय पर प्रसव हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, जो ड्यू डेट, जो आपको पहले बताया था कि ड्यू डेट कैलकुलेट कर ली जाती है, तो ड्यू डेट पे ही, यानी जो समय था डिलीवरी का उसी डेट पे हुआ, या समय पूर्व, या कुछ प्रॉब्लम हो गई गर्भवती स्त्री को और उससे पहले ही डिलीवर करना पड़ा बेबी, या गर्भपात या एबॉर्शन कि गर्भ नहीं ठहर पाया और शिशु जो है वो जन्म नहीं ले सका। तो इसको भी अब लिखा जाता है इस कार्ड में। अगर प्रसव संस्थान में हुआ है तो उसके बाद माँ जो है वो कितने दिन वहाँ रही। अब मान लीजिए अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो कितने दिन रही, कम समय रही, 2 दिन में ही छुट्टी मिल जाती है कई बार। और अगर वो सिजेरियन है तो हो सकता है कि डॉक्टर थोड़ा उसे टाइम हॉस्पिटल में ही या स्वास्थ्य संस्थान में ही रख सकते हैं। कोई अगर जटिलता हो तो वो भी स्पष्ट यहाँ पे लिख दी जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इसमें भरी जाती है वो है कि जो चाइल्ड हुआ है वो लड़का है या लड़की है, और फिर शिशु का वज़न कितना है, कितने किलोग्राम है। जनरली जो नॉर्मल हम कहते हैं वज़न शिशु का वो 3.5 किलो, 3 से 3.5 किलो तक का होता है, लेकिन वो कितना है ये भी देखा जाता है। फिर शिशु जन्म के तुरंत बाद रोया या नहीं रोया। आपने देखा होगा कि शिशु को थपथपाते हैं और फिर उससे अगर वो रोता नहीं है तो थपथपाते हैं डॉक्टर्स, और उसके बाद देखते हैं कि वो रोया या नहीं रोया। क्योंकि जिससे वो ये देखना चाहते हैं कि शिशु जो है वो पूर्ण तरह से नॉर्मल है, सामान्य है, और सामान्य जो है अपनी क्रियाएँ हैं वो कर रहा है। जन्म के 1 घंटे बाद शुरू किया ब्रेस्ट फीडिंग जो है, स्तनपान वो माँ ने अपने बच्चे को या नहीं, इसको भी लिखा जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोलेस्ट्रम जो है, वो जो पीला द्रव्य है, वो बालक के लिए, बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। और दूसरी बात ये भी है कि 6 महीने तक आपने देखा भी होगा कि बच्चे जल्दी से बीमार नहीं होते हैं। जो माँ के दूध पी रहते हैं वो बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें वास्तव में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और माँ का दूध जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है। अब आते हैं इंजेक्शन। विटामिन के जो जन्म के समय बच्चे को लगाया जाता है इंजेक्शन, वो लगाया गया या नहीं लगाया गया, इस बात को भी नोट किया जाता है। अब ये विटामिन के ज़रूरी क्यों है, विटामिन के क्यों लगाया जाता है, क्यों इतना ज़रूरी है, तो वो इसलिए ज़रूरी है कि जो बच्चे होते हैं, शिशु जो होता है, वो काफ़ी उसके पास विटामिन के की काफ़ी मात्रा नहीं होती है, जो कि ब्लड को सामान्य रूप से, रक्त को सामान्य रूप से क्लॉट करता है, थक्का जमाता है सामान्य रूप से। विटामिन के का फंक्शन तो आपको पता ही है। तो विटामिन के विच इज़ नीडेड फॉर ब्लड टू क्लॉट नॉर्मली, तो इसीलिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन भी शिशुओं को विटामिन के का डोज नहीं मिलता है, तो फिर क्या होता है कि वो रिस्क पर रहते हैं। उनको क्या रिस्क होता है? उनको होता है VKDB, विटामिन के डेफिशिएंट ब्लीडिंग। ये क्या है कि क्योंकि वो क्लॉट नहीं बनेगा, तो विटामिन के डेफिशिएंट ब्लीडिंग जो है वो उनको हो सकती है, बच्चों को। और एक बात और ये भी है कि ये ब्लीडिंग जब ज़्यादा हो जाती है तो बहुत फेटल होती है। फेटल मतलब कि बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और बेबी जो होते हैं वो इस VKDB यानी विटामिन के डेफिशिएंट ब्लीडिंग, इसके रिस्क पे 6 मंथ्स तक, इसका रिस्क जो इनको होता है वो 6 मंथ्स तक बना रह सकता है, 6 महीने तक, जब बच्चा 6 महीने तक का होता है। इसीलिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी माना गया है। इज़ इट क्लियर? अब है कि गर्भवती स्त्री क्योंकि एक चाइल्ड को डिलीवर करती है, तो उसके बाद 9 मंथ्स तक तो उसको कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होती है।
लेकिन 9 मंथ्स के बाद जब चाइल्ड डिलीवरी होती है तो ब्लड लॉस बहुत होता है, ब्लीडिंग। तो ब्लड लॉस होता है तो उसमें क्या है कि 6 महीने तक आयरन की जो गोली है उसको देना बहुत आवश्यक है, और 6 महीने तक ही कैल्शियम और 2 गोलियों का भी सेवन कराया जाता है। डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं। आयरन इसलिए कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो सही रूप से बना रहे। आप जानती हैं कि हीमोग्लोबिन क्यों आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो सही रूप से बना रहे, उसके लिए आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं। प्रसव के पश्चात मतलब डिलीवरी के बाद माता की जांच की जाती है कि वो 4-5 दिन तक की जाती है जांच कि कोई जटिलता तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं है, रक्तल्पता, नब्ज़ की गति कैसी है, पल्स रेट कैसी है। जटिलता मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर या कुछ इन्फेक्शन, कुछ भी वो ये देखा जाता है, चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, जो ब्रेस्ट हैं वो कैसे हैं, निप्पल फटे हुए या सामान्य तो हैं या नहीं है, गर्भाशय में पीड़ा, यूट्रस में अगर पेन है तो उसको भी उसको डॉक्टर्स देखते हैं। पीवी या ब्लीडिंग या जिसको कहते हैं रक्तस्राव अधिक तो नहीं है, सामान्य है या अधिक है। लौकिया जो है वो स्वस्थ है, बदबूदार है, ये सारी चीज़ें उनमें देखी जाती हैं कि वो संक्रमण तो नहीं है। परिवार कल्याण का जो परामर्श है वो लिया उन्होंने या नहीं लिया कि भी अब बच्चों के बीच में और दूसरे बच्चे के बीच में, पहले और दूसरे बच्चे के बीच में गैप होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए 2 से 3 साल का, जिससे कि माँ का शरीर पूरी तरह से अच्छी तरह से वापस स्वस्थ हो जाए। और बच्चों के लिए भी इस तरह अगर गैप होता है तो बच्चों की भी अच्छे से देखभाल कर पाती है माँ, और पूरा उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाती है। कोई परेशानी हो तो उनको रेफ़र करना है या नहीं करना है बड़े डॉक्टर के पास, इस तरह की बातें इसमें नोट की जाती हैं और इस पर ध्यान दिया जाता है। शिशु का वज़न मान लीजिए अगर 2 किलोग्राम है और या उससे कम है तो फिर उसे अधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और कई बार ये भी होता है कि जो अगर मान लीजिए माँ जो है अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है तो दूसरी मदर्स को भी आजकल तो जो है ना मिल्क डोनेशन का भी वो चल रहा है, ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन का, तो उसमें भी वो माँ को सहायता और बच्चे को सहायता दी जाती है। ये देख लिया जाता है कि किन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो डॉक्टर्स उसी के अकॉर्डिंगली उनकी स्वास्थ्य की रक्षा हेतु ये सब चीज़ें लागू करते हैं। प्रसव पश्चात शिशु की जो देखभाल है वो कैसे होगी? ये तो माँ की देखभाल हो गई। अब शिशु की देखभाल के लिए कि उसका वज़न कितना है, उसका वेट, बॉडी वेट, यूरिन का प्रोसेस स्टूल का प्रोसेस, वॉमिट तो नहीं है, और इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि उसकी जो सामान्य जो गतिविधि चल रही है वो सामान्य है या वो सही तरह से बच्चा जो है ना सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो ये देखा जाता है। उसकी श्वास की गति और उसको जॉन्डिस है तो है या नहीं है, इवन उसकी जो नाभि नाल की स्थिति है वो भी देखी जाती है। शिशु का जन्म 2.5 किलोग्राम से कम होने पर जो है इन्होंने कहा है कि 3 अतिरिक्त गृह भेंट करें। गृह भेंट से मतलब है कि इसका मतलब कि उस शिशु को अधिक देखभाल की आवश्यकता है, तो फिर घर पर जाकर आशा सहयोगिनी या आंगनवाड़ी वर्कर घर पर जाकर उनको ज़रूर मिलते हैं और उन्हें परामर्श देते हैं अच्छे पोषण का, जिससे कि शिशु का वज़न सही उस पर बढ़ सके और माँ अच्छी तरह से स्तनपान करा सके। अब नवजात शिशु की देखभाल पे आते हैं। नवजात शिशु की देखभाल किस तरह की? कृपया याद रखें, शिशु को गर्म रखें। आपने देखा भी होगा कि बच्चे को अच्छे से कवर करके लपेट के रखते हैं, एक तरह से टाई करते हैं, बांधते हैं। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करें, ये पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाएं। पहले 48 घंटे तक शिशु को स्नान ना कराएं। नाल को सूखा रखें, इन्फेक्शन से बचाया जा सके, संक्रमण ना हो, जिससे शिशु को बीमार लोगों से दूर रखें। वज़न यदि 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसका विशेष देखभाल करें, इसीलिए आशा सहयोगिनी या आंगनवाड़ी वर्कर या ANM
जो हैं ये गृह भेंट करते हैं, घर पर जाकर मिलते हैं। खतरे का संकेत। अब खतरे के संकेत जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं नवजात शिशु के लिए कि ऐसा अगर कुछ खतरे के संकेत देखें तो तुरंत या तो एएनएम से या स्वास्थ्य कर्मचारी से संपर्क करें। कौन से ऐसे खतरे के संकेत हैं? माँ का दूध ना पी पाना, ये सबसे बड़ा संकेत है। दौरे पड़ना, सांस की गति 60 प्रति मिनट से ज़्यादा हो जाए, सांस लेते समय छाती का धंसना, बगल का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा छूने पर ये बुखार हो जाए, गर्म हो तो, और या ठंडा, दोनों बातें हो सकती हैं। केवल उकसाने पर ही हलचल करना या हलचल बिल्कुल नहीं करना, चाइल्ड का रिस्पांस क्या है, इस पर ये खतरे के संकेत देखे जाते हैं। और फिर अगर ज़रूरत हो तो स्वास्थ्य कर्मचारी से या डॉक्टर से तुरंत संपर्क के लिए ले जाया किया जाता है। 6 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते जैसे मैंने आपको बताया जो पोस्ट नेटल जो पीरियड है, तो उसमें 6 हफ्ते बाद आफ्टर 45 डेज़, तो 45 डेज़ के बाद क्या है, बच्चे की गृह भेंट पर घर पर जाकर मिलते हैं और उम्र के अनुसार जो है आशा सहयोगिनी उनके उम्र के अनुसार जांच करती है क्या बच्चा बीमार है, स्तनपान जारी है, और फिर 2-3 चम्मच जो ये अगर मान लीजिए कि 6 माह का जब बच्चा हो जाता है, 3 इस पे नहीं देना है। ऊपरी आहार जब भी दिया जाता है तो आप देख रहे हैं क्रॉस का निशान है, इसका मतलब 3 माह पे नहीं देना है। 6 माह पे जब दिया जाता है तो उसको नोट करना, 2-3 बार प्रतिदिन, एक बार जो भी देना है उसे तरल पदार्थ के रूप में दिया जाता है, दाल का पानी इत्यादि। तो ये सब जो दिया जाता है उसके इसमें नोट किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो होती है वो इसका वज़न लेती है, विकास वृद्धि की जांच करते हैं कि वज़न बढ़ा या नहीं बढ़ा। फिर है कि टीकाकरण स्थिति की जांच, कि जो भी बच्चे को टीके लगने थे वो क्या समय पर लग गए हैं, खसरे का टीका लगाया गया या नहीं लगाया गया, ये चेक किया जाता है। 9 माह पे खसरे का टीका लगता है। फिर ORS का जो सॉल्यूशन है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, क्यों कर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? मान लीजिए कि बच्चे को कभी डायरिया हो गया, दस्त रोग लग गए और पानी की कमी ना हो, उसे डिहाइड्रेशन ना हो, इसीलिए शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए ORS का जो सॉल्यूशन है उसका पैकेट घर पे होना चाहिए, या फिर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है। तो आयरन फोलिक एसिड सिरप घर पे है या नहीं है। और आशा सहयोगिनी जो हैं वो उम्र के अनुसार भी सेवाएं प्रदान करती है, कि बच्चे की उम्र के आधार पर केवल स्तनपान की सलाह देनी है या ऊपरी आहार की सलाह देनी है, हाथ धोने की, बच्चे का लालन पालन किस तरह से किया जाए। अगर माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है या क्वालिफाइड नहीं है या उसे इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो आशा सहयोगिनी उनमें सहायता करती है। ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। उसके बाद है कि डायरिया को कैसे रोका जाए और जिससे कि डिहाइड्रेशन की जो स्थिति है वो ना आए, ना बने, इस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें वो ORS ही है। और ये जो पैकेट भी आता है और या फिर 1 लीटर पानी में बना लिया जाता है, तो ये दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। उसमें जिंक दे अगर डायरिया जो है अगर ज़्यादा हो रहा है तो जिंक की गोली ये भी दी जाती है या नहीं दी जाती है। निमोनिया या लंग्स की कैसे केयर की जाए, फेफड़ों की केयर निमोनिया ना हो, अगर बच्चे को हो गया है तो किस तरह से करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें इसमें कार्ड में ही बताई गई हैं, जिससे कि परिवार वाले भी इसमें देख सकते हैं, इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, इस कार्ड में पढ़ सकते हैं और इस कार्ड से जानकारी प्राप्त कर वो अपने परिवार के जो महिला है उसकी, माँ की और बच्चे की सहायता कर सकते हैं। निमोनिया के लक्षण कौन से होते हैं, ये सब इसमें बहुत तेज़ी से सांस लेना, खांसी का बढ़ना, सांस लेते टाइम जो चेस्ट है उसका अंदर धंसना, बुखार आना, ये सब निमोनिया के लक्षण होते हैं। अगर ज़्यादा निमोनिया मतलब लगे, बुखार अधिक लगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
और इसमें सांस की गति को गिनने से निमोनिया की पहचान जो है की जा सकती है। अपने घर के जो बड़े होते हैं उन्हें सबको परिवार में मालूम होता है कि कैसे है ना, कि तुरंत बता देते हैं वो कि हाँ ये तो निमोनिया लग रहा है, क्योंकि गति को देखते हुए, सांस की गति को देखते हुए ये बताया जा सकता है कि 2 माह से कम उम्र का बच्चा है तो सांस की गति 60 जो है प्रति मिनट से ज़्यादा होना। 2 माह से 1 साल का बच्चा है तो 50 प्रति मिनट से, और 1 साल से 5 साल का बच्चा है, बच्चे में सांस की गति 40 से प्रति मिनट से ज़्यादा होना, ये निमोनिया के लक्षण में आते हैं। और तुरंत अगर आप इस तरह के लक्षण देखते हैं उसमें बच्चे में, तो या तो आशा सहयोगिनी से या फिर एएनएम से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि तुरंत ही बच्चे को इलाज मिल सके। तो ये तो हुआ इसके बारे में। और नेक्स्ट जो हम अपना लेंगे उसमें हम देंगे कि उसके शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए। तो आइए, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ आया होगा। और एक थोड़ा सा मैं आपको इसमें और बताना चाह रही थी कि ये जो आशा सहयोगिनी होती है या जो एएनएम होते हैं, ये एक्चुअली ये इनको 3 A's कहते हैं अपने, 3 A's आंगनवाड़ी वर्कर। तो ये 3A क्या हैं, ये 3A क्या हैं? तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा इसमें बताना चाह रही थी। और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ जाता है कि आशा सहयोगिनी का क्या है। आपने सुना ही होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, उसमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो दिया हुआ है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है। और इसमें आशा सहयोगिनी जो हैं